वैकेंसी पावर पे आया था, तो मैं एक पूरा दिन बैठ के रोया था क्योंकि मुझे चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं बहुत रोया था उस दिन, मेरे को याद है। कैसे बताऊं, तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। तुमने पेरेंट्स से कुछ भी झूठ बोला और उन लोगों को पता है तो वो नहीं समझेंगे। उस टाइम पे फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि नाउ आप चेंज हो चुके हो, अब आपको पढ़ाई करनी है। तो यार आपको प्रूफ करना पड़ता है खुद को, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो पेरेंट्स का एग्रीमेंट हो या फिर कुछ भी हो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आज मैं पीयूष कुमार नए गेस्ट के साथ ऐसे भाई के साथ हूँ जिन्होंने एमबीबीएस करने वाले हैं। नीट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2116 विथ 591, जो नीट का टफेस्ट एग्जाम, नीट का टफेस्ट पेपर जो है 25 में आया था, उसमें 591 स्कोर किया है। अवनीश भाई, अवनीश भाई हमारे साथ है। तो अवनीश भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये बताओ, और कहाँ से कोचिंग लिया था ये बताना है स्टार्टिंग में। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम अवनीश है। आई एम फ्रॉम दिल्ली राइट नाउ, बट मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। पर मैं रहता दिल्ली में हूँ। मेरी जो भी स्टडीज है ना, 11 12 एंड ऑल, बचपन से ही पढ़ाई मेरी दिल्ली में ही हुई है। दिल्ली में मैं आया नगर में रहता हूँ। ये छतरपुर के पास पड़ता है। दो स्टूडेंट नो जो कि दिल्ली में रहते हैं। तो बिहार से दिल्ली में आने की शिफ्टिंग कब हुई है। बेसिकली क्या है कि शिफ्टिंग इसलिए हुई थी कि वो, मतलब ये तो बहुत पहले हुई थी। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज स्टेइंग इन दिल्ली, क्योंकि मेरी सारी पढ़ाई जो भी है ना वो दिल्ली से हुई थी। क्योंकि बिकॉज एवरी वन नोज दैट उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहाँ मैं रहता था। आई एम फ्रॉम सिवान में एक छोटा सा गांव है सोंधानी, ठीक है। वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भाई सिवान से बिलोंग करते हैं, तो क्या सिवान का सबसे पहला डॉक्टर बनने वाले हैं एमबीबीएस। हाँ मतलब मैं सोंधानी में रहता हूँ, भगवानपुर में पड़ता है वो, सिवान के अंदर। तो वहां का तो मैं पहला ही डॉक्टर हूँ। तो गांव के पहले डॉक्टर के साथ हम आज पॉडकास्ट में हैं। इनसे अच्छे अच्छे सवाल जानेंगे, जवाब जानेंगे उनके, और साथ में इनकी प्रिपरेशन के स्ट्रेटजीज जानेंगे। क्या इन्होंने अप्लाई किया कि 591 स्कोर हुआ। तो सबसे पहले कब डिसाइड हुआ कि नीट देना है, नीट के बारे में पता कब चला, किस क्लास में। इसका थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं क्लास 9 तक बिल्कुल भी पढ़ाई वगैरह नहीं करता था। ठीक है, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड ऑल। तो मैं अकेडमी एंड ऑल जाता था। आई यूज टू प्ले होल डे। ठीक है, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। बट वेन आई वेंट इन क्लास 9, तो उस वक्त पे पापा ने मेरी अकेडमी एंड ऑल छुड़वा दी, क्योंकि आई वॉज लिटरली नॉट फोकसिंग ऑन स्टडी एट ऑल। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो चीज काफी हर्ट हुई मुझे। एंड फिर मेरे जो क्लास टीचर थे और फिर मेरी बहनों ने बताया दैट पापा को ये चाहिए कि आई ही वांट्स कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ स्टडीज रिलेटेड करूं, ठीक है, लोगों को सर्व करूं। इसलिए वहां से फिर सिंस क्लास 9 मैंने फिर क्लियर कर लिया था, जब मैंने एकेडमी छोड़ी, कि अगर पापा चाहते हैं तो डॉक्टर ही बनते हैं यार। तो पापा के चाहने से आपने डॉक्टरी चूज की। तो ये सबसे पहले बायो में भी इंटरेस्ट आया होगा, पापा की भी, मतलब ये। और कहाँ से पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है। जब मेरे को पता चला कि डॉक्टर ही बनना है, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखा, और जो मेरे क्लास टीचर थे उन्होंने मुझे बताया कि नीट एक एग्जाम है जिसमें आपको बायो यूज होती है। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 9th में एक बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर भी है जिसमें एनिमल किंगडम के छोटे छोटे पार्ट्स दे रखे हैं। तो वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था 9th में। तो वहां से मुझे बायो लगा था कि चलो बायो ही करनी है, ठीक है। ऑल्दो मेरा मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग है, मैंने क्लास 10 में मैथ्स में 99 स्कोर किया था। बट स्टिल मेरा बायो में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था, इसकी वजह से फिर मैंने साइंस में बायो लिया। और मैथ्स में आई एम हियर विथ यू। 99 स्कोर करने के बाद कोई वो नहीं हुआ, डिलेमा नहीं हुआ कि पीसीएम लो, पीसीबी लो। मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर, मैथ्स के टीचर ने भी बोला होगा। मतलब बोला तो सबने था कि मैथ लोगे तो ज्यादा स्कोप होगा, ठीक है, नीट में बहुत कंपटीशन है, ये है। बट सबसे मेन चीज ये है ना यार कि आपके पास हमेशा दो चॉइस होंगे। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या चूज करते हो। मैं मैथ भी लेता तो आई नो मैं बहुत अच्छा कर रहा होता उस फील्ड में। एक पॉइंट पे मैंने, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, एक पॉइंट पे मेरे मन में भी आया था काश मैंने मैथ ले ली होती। बट एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड योर हार्ड वर्क, कि आप क्या लिए हो। अब जो ले लिया है उसी पे आपको वर्क करना है, ठीक है, रिग्रेट करके कुछ नहीं होता। तो उसके बाद मैंने बायो लेने के बाद बस फिर तो मैथ्स स्ट्रांग होने के कारण फिजिक्स में बहुत हेल्प आई होगी।
हाँ, डेफ़िनेटली मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का ना ये डिलेमा होता है कि यार भैया मेरा फिज़िक्स बहुत वीक है, मेरे को बायो तो समझ में आ जा रही है। बट यू कांट अंडरस्टैंड मतलब समझोगे नहीं यहाँ पर मेरा 2 साल से सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा बायो में कम स्कोर आ रहा था। मेरा फिज़िक्स में 160-170 स्कोर ही रहा है, अभी तक। तो मेरा फिज़िक्स क्लास 11 से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है? एंड उसके पीछे कारण ये था कि मैं इंटरेस्ट भी लेता था एंड आई यूज्ड टू सॉल्व लॉट्स ऑफ बुक्स, ठीक है? एससी वर्मा, डीसी पांडे, ऑल ऑफ देम आई हैव सॉल्व्ड इट। तो एचसी वर्मा, डीसी पांडे मतलब जेई मेंस लेवल के आप फिजिक्स की ट्राई करते थे, केमिस्ट्री की ट्राई करते थे? हाँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैं जेईई मेंस के बहुत अच्छे से मतलब क्लास 11 से ही आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अवनीत एक ऐसे बच्चे हैं जो गाँव से निकल के दिल्ली से प्रिपरेशन किया, ड्रॉप ईयर में निकाला, साथ में इन्होंने नीट के अलावा जेईई में भी स्कोर अच्छे परसेंटाइल स्कोर किया है, साथ में बोर्ड्स में भी फोड़ा है। तो बोर्ड्स और जेईई के रिगार्डिंग भी बता देते। इसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे 10th के उन्होंने मैथ्स ली हुई थी एंड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस। तो मेरा जब मॉक टेस्ट में ठीक ठाक स्कोर आता था तो देवर लाइक यार ये तो इजी है, जेई तो नीट तो इजी है। तो दे चैलेंज्ड मी कि तू जेई मेंस में आ देन वी विल शो यू कि क्या होता है जेई मेंस। तो बस उस चैलेंज की वजह से मैंने फॉर्म में कुछ भी भर दिया था, ठीक है, मैथ्स वगैरह का स्कोर कुछ भी एंड मैं वहां पे गया देने के लिए और मेरा 98 परसेंटाइल था, ठीक है, बिना मैथ के एंड इवन माय फ्रेंड्स वर नॉट एबल टू स्कोर 90 परसेंटाइल। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो विदाउट मैथ्स के जो एक्सपीरियंस जेई मेंस जैसे मॉक टेस्ट की तरह देते हैं नीट वाले, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है? क्या मैथ्स में कभी ट्राई किया एक दो क्वेश्चन कर लूं मेंस के बाद, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद जो टाइम मिला होगा? देखो जब जेई मेंस दिया तो उसमें मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हो गया था बिकॉज वो बहुत नॉर्मल लेवल का आया हुआ था। देन मैंने मैथ्स भी सॉल्व किया, मैंने वहां पे 3 क्वेश्चन बनाए थे। वो 3 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स से थे रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे इसलिए मेरे से सॉल्व हो गए थे। ऑल्दो तो वो बहुत लेंदी लेंदी था यार। मॉक टेस्ट भी दिया था जेई मेंस का? जेई मेंस का मॉक टेस्ट नहीं दिया था मैं इवन। जब मैंने जेई मेंस का अटेम्प्ट दिया था तो जनवरी वाला अटेम्प्ट दिया था, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था उस टाइम पे। 98, वेरी गुड स्कोर। इसमें तो एनआईटी में सीएस अच्छी ब्रांच से मिल जाएगी और अच्छे कॉलेज में टीयर वन में मुश्किल है, टीयर टू में तो मिल ही जाएगी अगर जाना हो। तो नीट प्रिपरेशन क्लास 11th में जब स्टार्ट की या 12th में, कैसे रहा जर्नी 11th से 12th तक की जर्नी? 11th वॉज सो डिप्रेसिव, ठीक है, वो जो कि हर स्टूडेंट के लिए होता है। इवन जब मेरा 11th स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली थी मैंने। मेरे घर वाले भी ऑनलाइन पे विश्वास नहीं करते थे। तो पहले तो 2-3 दिन में बहुत रोया था, ठीक है, आई लिटरली क्राइड फॉर अ बैच कि मैं पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच बाय करूं। एंड उसके बाद फिर पापा ने वो बैच दिलाया। उसके बाद फिर स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था बट जैसे जैसे चैप्टर्स आगे जा रहे थे, जैसे कि मेरे को याद है जब वर्क एनर्जी पावर पे मैं आया था, उस टाइम पे इवन ऐसी होती है कि चीजें जब पढ़ाई में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी फ्रेंडशिप एंड ऑल ये सब खत्म हो जाती है ना। तो उस टाइम पे जब मैं वर्क एनर्जी पावर पे आया था तो मैं एक पूरा दिन बैठ के रोया था क्योंकि मुझे चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी, ठीक है, मैं बहुत रोया था उस दिन, मेरे को याद है। कैसे बताऊं तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। देन उसके बाद मैंने एक दिन खुद को समझाया, ठीक है, कि नहीं यार रोने से कुछ होगा नहीं, एटलीस्ट ट्राई करते रहो। एंड देन उसके बाद फिर मैं नॉर्मल ट्राई करता रहा। बस मेरा बेसिक ये था कि अगर मेरे को टीचर ने बोला है 1 लिखने को तो मैं 2 तक लिखूंगा, मतलब उन्होंने एक बार प्रैक्टिस करने को बोला है तो मैं 3 बार प्रैक्टिस करूं। मेरा बस यही क्राइटेरिया रहा है शुरू से। आपने बहुत सारी जो आपकी एक वो है वीडियो है, उसमें आपने बहुत सारी नोटबुक भरी हुई है। तो क्या वो हाँ। प्रैक्टिस की नोटबुक है या फिर पूरे नोट्स रिवाइज कर देते लिख लिख के? मेरा ये है कि मेरे को नोट्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरा ये है कि अगर मैं खुद से लिखूंगा तभी मैं पढ़ पाऊंगा। तो जो भी आपने वो नोट्स वगैरह देखे होंगे मेरे वीडियोस में वो मेरे नोट्स हैं, वो प्रैक्टिस की बुक्स नहीं है। अगर मैं आपको प्रैक्टिस की रफ कॉपी दिखाऊंगा तो वो तो मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। तो नोट्स तो मैंने प्रॉपर बनाए थे यार। कोचिंग ज्वाइन की थी और फिर सेल्फ स्टडी पे कैसे फोकस किया? कोचिंग के साथ स्कूलिंग कैसे मैनेज किया?
जब मेरा जो 11th-12th की स्कूलिंग थी वो डमी नहीं थी, वो प्रॉपर क्लासेस ही थी, ठीक है? तो मेरे को जाना पड़ता था। तो अब होता क्या था कि क्लास में अब सारे बच्चे तो पढ़ने वाले नहीं होते। हुँ। तो जो मेरे मॉनिटर वगैरह थे ना, उनसे मैंने फ्रेंडशिप कर रखी थी कि अगर मैं हफ्ते में 3 दिन छुट्टी करता हूँ, तो वो 3 दिन मेरे अटेंडेंस लगा देंगे एंड उसके बदले मैं उनको पेपर में चीटिंग करवा देता था। मतलब आपको कुछ ना कुछ खुद से जुगाड़ करना पड़ता है यार अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर मैं 6 दिन स्कूल जाऊँगा तो फिर मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो बच्चों का एक डाउट रहता है कि जैसे मतलब मैं भी टेलीग्राम के माध्यम से डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं और साथ में आईआईटियंस हैं, तो वो गाइड करते रहते हैं हम बच्चों को। उसमें 140 प्लस स्टूडेंट्स अभी। तो हम यही बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि उन्हें बता दिया कि डमी बेटर है। फिर वो ये कहते हैं हुँ। कि पेरेंट्स को कैसे मनाएँ? तो आपने पेरेंट्स को कैसे मनाया इसके बारे में? देखो कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स से ऑनेस्ट हो, मतलब मेरा ये है कि मैं जब क्लास 10th में था तो मैंने शोभित निर्वाण भैया की एक वीडियो देखी थी। उसमें उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई थी कि यार आप हर एक वो काम करो जो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। अगर कोई एक पर्टिकुलर काम जो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते तो वो काम आपको नहीं करना। तो ये चीज़ मेरे को बहुत क्लियर थी। तो मेरे पेरेंट्स को मेरे पे पूरा ट्रस्ट था कि अगर मैं छुट्टी कर रहा हूँ तो मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए कर रहा हूँ। बिकॉज़ कभी भी मैं उनसे झूठ नहीं बोला, कुछ चीज़ छुपाई नहीं। तो एक ऑनेस्टी आपको पहले जीतनी पड़ेगी। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि भैया हम भी ऑनेस्ट हैं। यार अगर तुम ऑनेस्ट हो तो तुम्हारे पेरेंट्स समझ रहे हैं। पर अगर तुमने पेरेंट्स से कुछ भी झूठ बोला है और उन लोग को पता है तो वो नहीं समझेंगे। उस टाइम पे फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि नाउ आप चेंज हो चुकी हो, अब आपको पढ़ाई करनी है। तो यार आपको प्रूफ करना पड़ता है खुद को, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो पेरेंट्स का एग्रीमेंट हो या फिर कुछ भी हो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपने बताया कि आप स्कूलिंग के साथ प्रिपरेशन किया, स्कूलिंग के साथ, तो स्कूल के भी टेस्ट देते होंगे, स्कूल के भी जो पेपर होते हैं, वो देते होंगे। तो कैसे मैनेज किया? एक कॉम्पिटिटिव माहौल जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एक में रिटन माहौल जो बोर्ड्स के लिए होता है, तो उसे कैसे मैनेज किया दोनों को? इसके पीछे सबसे मेरा जो एडवांटेज था ये था कि मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता था, मान लो जैसे कि फिजिक्स का कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन है, तो उसको जब मैं सॉल्व करता था तो मैं उसके स्टेप्स लिख देता था, ठीक है? मैं उसका स्टेप लिख दूँगा जिससे मेरे बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी। अब मुझे ओएमआर तो टिक करना ही है, मतलब एक क्वेश्चन तो टिक करना है, पर मुझे स्टेप से उसका आंसर भी तो निकालना है। तो वो स्टेप ही को तो मुझे अपने पेपर में जाके लिखना है और मुझे पेपर में क्या करना है। तो वही प्रैक्टिस करते वक़्त आप प्रैक्टिस करो ना, स्टेप वाइज़ प्रैक्टिस करो। आप शॉर्टकट प्रैक्टिस ही मत करो अगर आप क्लास 11th-12th में हो तो। और यार स्कूल के सारा काम मैं करता था, ठीक है? आई यूज्ड टू मेक माय असाइनमेंट, आई यूज्ड टू गिव माय वाइवास, प्रैक्टिस एंड ऑल सब कुछ मैं करता था। मैं साथ में पढ़ाई भी करता था। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना? स्टूडेंट्स को सैक्रिफाइस नहीं करना है और उनको अचीवमेंट भी चाहिए, नहीं हो पाएगा। यू कांट बिलीव भाई कि ये जो मैं स्टेडियम गया हूँ कल जो मैंने स्टोरी डाली है, मैं अपनी लाइफ में पहली बार कहीं स्टेडियम में गया था। मैंने एग्जाम निकालने के बाद पहली बार मैं स्टारबक्स ऐसी-ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, पहली बार। तो आपको सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, फ्री में नहीं मिलेगी चीज़ें। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की 11th में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जैसे बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, जो 11th में रहते हैं, उन्हें लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। तो उन्हें कैसे रिलेट करोगे अपनी लाइफ के, अपने प्रिपरेशन जर्नी को? एग्ज़ैक्टली आज मैंने अपने इंस्टा पे एक रील डाली, उसमें मैं यही दिखा रहा था कि आफ्टर फेसिंग एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ठीक है? ये सब फाइनली यू अचीव द थिंग्स। तो मेरे को कम से कम 5-6 बच्चों का डीएम आया कि भैया आपको भी डिप्रेशन होता था। यार बच्चे नहीं समझते हैं कि मैंने अचीव किया तो मैंने वो सब चीज़ फेस किया है, ठीक है? मैं सबको यही कहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो जो कि डिप्रेशन को फेस कर रहे हो, जिसको लग रहा है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, जिसको लग रहा है कि सब आगे निकल गए हैं। यार बुरा इतना लगता था कि मेरे सारे दोस्त सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, ठीक है? उनका कोर्स अलग था बट उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था एंड स्टिल आई हैव जस्ट क्लास 12th पास किया मैंने, कोई भी डिग्री नहीं है, तो काफ़ी बुरा लगता है। बट अभी मैंने कॉलेज भी जॉइन नहीं किया है एंड द पॉपुलैरिटी आई एम गेनिंग, द रिस्पेक्ट आई एम गेनिंग इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय हार्ड वर्क। तो आपको समझना पड़ेगा रात जाएगी, सुबह आएगा। जस्ट कीप वर्किंग फॉर योरसेल्फ। इसमें मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो मतलब प्रिपरेशन करते हैं जेईई, नीट, सीए वगैरह या भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, तो डिप्रेशन तो आता ही है कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन। तो इसे एज़ अ बेस्ट फ्रेंड की तरह रखना पड़ेगा, ये आपकी पूरी जर्नी में रहेगा, तो इससे ना डरें। जैसे आपने बताया कि आपने ड्रॉप ईयर भी लिए,
तो ड्रॉप ईयर में क्या प्रॉब्लम्स होती है जो 11th-12th में होती है, उसके अलावा जो ड्रॉप ईयर में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स या फिर एकेडमिक प्रॉब्लम, सेम चीज़ को रिपीट करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उसे कैसे फेस किया? देखो, अब क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि एवरेज होते हैं एंड देन वो एग्ज़ाम निकालते हैं, तो उनकी अलग ही एक पॉपुलैरिटी होती है। आई वाज़ द स्टूडेंट हू यूज्ड टू टॉप इन माय स्कूल, ठीक है? मैं क्लास 10th में भी मेरा 97% था, क्लास 11th में 92, क्लास 12th में मेरा 94% था। जेईई मेन्स में मैंने 98 परसेंटाइल स्कोर किया था। आफ्टर दिस लार्ज अचीवमेंट इन माय एकेडमिक्स, स्टिल मैं नीट में 2 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाया था। तो मतलब अगर आप एवरेज हो एंड देन आप कहीं जंप करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट अगर आप ऑलरेडी अपने टॉप पे हो, देन आप डाउन आते हो ना, तो वो बहुत डिप्रेसिंग लगता है। वहाँ पे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा? क्या मैं पेरेंट्स से झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं बस दिखावा करता हूँ? तो यार सब यही बोलते थे कि ठीक है, इतना आसान थोड़ी है, जेईस तो मतलब बोर्ड्स तो आसान होते हैं, स्कूल में तो कोई भी परफॉर्म कर लेता है। बट फाइनली मेरे को ये पता था कि मैं बहुत ऑनेस्टली मेहनत कर रहा हूँ और लोगों की बातें भाई बहुत चुभती हैं, ठीक है? इवन एग्ज़ाम निकलने के बाद उन्हीं लोगों को सबसे पहले लड्डू खिलाया, टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने मेरे को बोला था, ठीक है? तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? आपको बुरी लग रही हैं चीज़ें, उसको अपने ईगो पे लो। आपका ईगो सबसे बड़ा होना चाहिए। आपके ईगो पे जब हर्ट होगी ना चीज़ें, तो आप खुद ही मेहनत करोगे, 10 की जगह 12 पढ़ोगे। तो ईगो पे लो यार चीज़ें और लोगों को बोलने दो, मुँह बंद सबका होगा, एक टाइम आने से। अगर आप 11th अभी 10th पास हो जाएँ, अभी ऐसे टाइम पे आ जाएँ अपने लाइफ के जो अभी आप 10th पास हों, तो क्या गलतियाँ हैं जो आप नहीं करना चाहेंगे, जो 11th-12th में आपने की? बेसिकली मैं ये सबसे पहले अपने आप को समझाऊँगा कि मैं जिस रेस में उतरा हूँ, वो बहुत लंबी रेस है। मुझे 2 साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। अब मैंने क्या किया था, व्हेन आई वाज़ इन क्लास 11 मैं बहुत पढ़ता था, हर दिन पढ़ता था। ठीक है? मैं इवन क्लास 11th के एंड तक बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। बट जब क्लास 11th और क्लास 12 का जो ट्रांज़िशन था ना, वहाँ पे मैंने थोड़ी-सी लापरवाही करी, जिसकी वज़ह से मेरा क्लास 12 थोड़ा-सा वीक रह गया। अब नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है यार जिसमें आपका सब कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जो भी 11th बच्चा आ रहा है उसके लिए मैं यही एडवाइस दूँगा यार कि आप आराम से पढ़ो, दिन में 6 घंटे पढ़ो पर ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है? और कंसिस्टेंटली पढ़ो, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, आपका थोड़ा बैकलॉग भी है, आपके पास पेनल्टी ऑफ टाइम है। यही जब आप ड्रॉप में आ जाते हो ना यार, तो ना बैकलॉग क्लियर कर पाओगे, ना अपनी वीक टॉपिक्स को ठीक कर पाओगे, क्योंकि 1 साल में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास पेनल्टी ऑफ टाइम है, आराम से पढ़ो, कुछ भी मत सोचो, बस पढ़ाई करो, ठीक है? जैसे आप 10th पढ़ रहे थे वैसे आके पढ़ो। लोग आपको हौवा बनाएँगे, ठीक है? फैंटेसाइज़ करेंगे, नीट ये है, वो है। नीट कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम जो कि पढ़ाई से क्लियर हो जाता है। फ्रेंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बहुतों की लाइफ में। आपके फ्रेंड ने भी ऑल इंडिया रैंक सिक्योर्स किए हैं। 2 फ्रेंड का मैंने खुद देखा, तो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा आपकी नीट प्रिपरेशन में? मेरा जो फ्रेंड है ये आशुतोष है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो मेरा इस साल फ्रेंड बना था, ठीक है? पीडब्ल्यू में, तो ही इज़ अ वेरी ग्रेट गाय, ठीक है? हम दोनों एक-दूसरे की काफ़ी हेल्प करते थे। बट इनिशियली यार जब मेरा पहला ड्रॉप लगा था, उस टाइम पे जो भी मेरे पहले के दोस्त थे ना, सबने मुँह फेर लिया था, ठीक है? एवरीवन यूज्ड टू फैंटेसाइज़ मी कि तू ये कर लेगा, तू ये कर लेगा, बट जब एग्ज़ाम नहीं निकलता ना, तो आपको सबकी तरफ से धोखा मिलेगा, ठीक है? मेरा एक फ्रेंड है हर्ष लोहिया, उसको आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में, ठीक है? हि उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है? आई ऑल्सो हैव अ फ्रेंड, ठीक है? उनसे अभी तक मैं मिला नहीं हूँ, बट मैं उनको ऑनलाइन जानता हूँ। शी वाज़ अ गर्ल, शी यूज्ड टू मतलब वो मेरे को बहुत हेल्प करा है, उन्होंने भी बहुत हेल्प करा है। तो 1-2 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बट कुछ लोग जो है ना, वो आपको बस आपका यूज़ करने के लिए आएँगे और आपको बस नीचा दिखाने के लिए आएँगे। प्रिपरेशन टाइम में जैसे प्रिपरेशन होता है वैसे माहौल में लो स्कोर्स आते हैं, उसे कैसे मैनेज किया? क्या लो स्कोर्स आपके कितने लो स्कोर्स तक गए हैं, जो आप मॉक टेस्ट देते थे उसमें? देखो, जब क्लास 11th में हम स्टार्ट करते हैं ना, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो सीधा 650 फोड़ दे, है ना? आपको 400, 500 से ही ऊपर उठना पड़ता है ग्रेजुअली। तो यार क्लास 11th में तो ये मॉक टेस्ट बहुत डिप्रेसिंग था, ठीक है? क्लास 12th में भी बहुत डिप्रेसिंग था क्योंकि मेरा 500, 550 से कभी ऊपर आया ही नहीं, ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा 568 स्कोर रहा, पर जब मैंने सेक ड्रॉप लिया उसके बाद आई यूज्ड टू स्कोर 610, 612, 625,
फर्स्ट ड्रॉप में मेरा हाईएस्ट स्कोर आई गेस 625 ही गया था। उसमें मैंने नीट में 631 स्कोर किया। बट दिस ईयर देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन माय मॉक टेस्ट का स्कोर। माय एवरेज स्कोर वाज अप्रॉक्स 685 टू 690। आई यूज्ड टू स्कोर 690, 680, 700, 716, this kind of score I was scoring in this year when I was preparing। और इस साल नीट थोड़ा सा टफ था, दैट्स व्हाई आई स्कोर 591। 591। तो जैसा आपने बताया कि आपके मार्क्स कम आते थे 11th में 12th में, वो डिमोटिवेशन का भी कारण था। तो बच्चे जो तैयारी करते हैं बहुत टाइम क्या करते हैं, जब मार्क्स कम आते हैं टेस्ट छोड़ देते हैं, उसे क्या एडवाइस देना चाहोगे भाई? यार देखो, पहली बात तो ये वाला जो फेज है ना जिसमें तुम हो कि मार्क्स कम आ रहा है तो मैं टेस्ट छोड़ देता हूँ, यही गलती करने की वजह से मेरे को तीसरा अटेम्प्ट देना पड़ गया। समझ रहे हो? अगर यही चीज मैंने फर्स्ट ड्रॉप में टेस्ट ना छोड़े होते, मैं मार्क्स को ना फोकस करके लर्निंग पे फोकस करता, तो लास्ट ईयर ही मैं 680 690 स्कोर करके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले रहा होता। ठीक है? तो यार अगर आप टेस्ट छोड़ रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपका एक चैप्टर नहीं हुआ, आपका मार्क्स थोड़ा सा कम आ रहा है, आप 650 690 नहीं ला पा रहे हो, तो आप एक ड्रॉप की तैयारी कर रहे हो, आप कॉलेज जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो, ये आप लिख के ले लो। और यही हार्श रियलिटी है यार। ड्रॉप ईयर लिया, तो ड्रॉप ईयर में जब ड्रॉप ईयर लिया तो क्या क्वेश्चंस खुद से पूछने चाहिए कि ड्रॉप ईयर से पहले, कि ड्रॉप ईयर ले या ना ले, बच्चे डिलेमा में रहते हैं उसके रिगार्डिंग। सबसे पहली बात तो पहले आप ये पूछो कि आप इस बार भी ट्राई कर रहे हो या फिर आप इस बार कर ही दोगे। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि मैं कर ही दूंगा, तो आप ड्रॉप लो। दूसरी चीज कि आप पहली बात तो अपनी गलतियों से सीखो। मेरी क्या गलती थी कि मैंने बायो की एनसीईआरटी अच्छे से मैं रीड नहीं करता था। ठीक है, देन मैंने उसको सुधारा। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी कम कर दी थी, मैंने उसको ठीक किया। मैंने एनसीईआरटी रीड करना नहीं की थी, ठीक है, इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक की, मैंने उसको ठीक किया। मैं मल्टीपल प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, मैं उसको ठीक किया। तो आप अपनी कमियां खुद देखो और खुद ही ठीक करो। आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं और पीयूष भाई एडवाइस दे सकते हैं, पर हम आपको पढ़ा नहीं सकते। इवन पढ़ा भी देंगे पर आपका एग्जाम नहीं दे सकते। तो आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज की बात हुई, तो टेस्ट एनालिसिस कितना जरूरी है और क्या स्टेप्स होने चाहिए टेस्ट एनालिसिस के? हाँ देखो, टेस्ट एनालिसिस जो है उसी को रामबाण बोल सकते हैं हम, जो कि आपका एग्जाम निकलवाएगा। टेस्ट एनालिसिस करने का क्या तरीका है कि आपको टेस्ट एनालिसिस करने के वक्त अपना स्कोर नहीं देखना। आपको ये देखना है कि आपका गलत क्या हुआ। लेट सपोज आपका 650 स्कोर रहा, आपके 70 मार्क्स कट रहे हैं, मतलब आपके 12 क्वेश्चन कहीं गलत बैठ गए हैं। अब आपको इन 12 क्वेश्चंस को देखना है। आपने देखा कि एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन गलत है, आपको जाना है वो टॉपिक पढ़ना है। आपको अब पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठ जाना। लेट सपोज 2D में से आपका बस वेक्टर वाला पार्ट गलत हो रहा है या फिर प्रोजेक्टाइल गलत हो रहा है, तो आपको बस प्रोजेक्टाइल ही पढ़ना है। आप टॉपिक वाइज लेके चलो चीजें, ठीक है? आपके 12 क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक में से गलत हुए ना, आप उस टॉपिक को जाके उस चैप्टर में से पढ़ो। अब आप पूरा चैप्टर लेके मत बैठो, ये स्मार्ट तरीका है करने का। तो टेस्ट में जैसे टेस्ट के एनालिसिस का बताया भैया ने कि कैसे एनालिसिस करने हैं, टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी होती है। टेस्ट एनालिसिस भैया ने भी बताया कि रामबाण, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट एनालिसिस की। तो टेस्ट एक्यूरेसी के बारे में, टेस्ट एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करें? हाँ, अब यार सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि क्वेश्चन में गलती बहुत हो जाती है। ठीक है, कि मेरे को लग रहा था ये है तो मैंने टिक कर दिया। यार आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे लग रहा था वाला करोगे तो फिर आप सिलेक्शन के बाहर आ जाओगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक देयर वाज अ गाय इन माय क्लास जो कि बहुत इंटेलिजेंट था। ठीक है, उसका 635 स्कोर है इस साल। सॉरी 635, आई एम सॉरी, 535 स्कोर है उसका इस बार। ठीक है, और उसका 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन गलत हो गया है। आप सोचो अगर मैं 535 में से 35 मार्क्स और ऐड ऑन कर दूं तो 570 है ना। 570 मतलब उसकी एक बहुत अच्छी रैंक। तो आप ये सोचो कि आप क्वेश्चंस गलत करके कितना नीचे जा सकते हो। ठीक है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है तभी टिक करो, अदरवाइज छोड़ दो, नुकसान मत करवाओ अपना। और टेस्ट एक्यूरेसी इंक्रीज करने का तरीका ये है कि आप मल्टीपल प्रैक्टिस करो। जब चीजें आपकी देखी हुई होंगी ना तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। और कोई क्वेश्चन लग रहा है कि ये मेरे से नहीं बन सकता, आपने ट्राई भी कर लिया, तो उसको स्किप करना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन छोड़ने आने चाहिए। जैसे आपने बोला छोड़ने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो नीट 2025 का पेपर दिए हैं, उन्हें मेन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें छोड़ने नहीं आता था, क्योंकि उन्हें पता था कि स्पोर्ट्स जो मेडिकल कॉलेज के लिए
एम्स के लिए चाहिए, वो है 650 प्लस 670 प्लस जो स्कोर आने चाहिए। और फिर जो पेपर का टफनेस लेवल इंक्रीज हुआ, जिससे बच्चों को लगा कि हमें स्कोर्स उतने ही करने हैं, ये मेरे से नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे कैसे मैनेज किया और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या थी जब आप नीट का पेपर दे रहे थे, नीट 2025? देखो यार, जो नीट 2025 का पेपर था वो कुछ ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया था, ठीक है। हमने पीडब्ल्यू में बहुत टफ टफ एग्जाम भी दिए हैं, ठीक है। मेरा लोएस्ट एग्जाम इस साल 619 था, तो मैं मन में ये बना के गया था चाहे एनटीए कुछ भी दे दे मैं 619 तो लेके आ सकता हूँ। पर जब हमने पेपर मैंने खोला, ठीक है, और जब 5 मिनट मिलता है जिसमें हम पेज पन्ने पलटते हैं, ठीक है, मैंने उसमें देखा कि यार कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। इट वाज लाइक कि क्या दे दिया मुझे, है ना, क्या पढ़ के आया हूँ, क्या दे दिया। तो यार वहां पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी जो मेरे लिए वर्क करी है वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ठीक है। मैंने ये मन में ठान लिया था कि मैं इतना पढ़ के आया हूँ कि मैं रैंक 1 ला सकता हूँ। मैं इतना पढ़ के आया हूँ, अगर मेरे से कुछ नहीं हो रहा ना तो वो रैंक 1 वाला भी नहीं कर सकता। मतलब वो कोई नहीं कर सकता अगर मेरे से नहीं हो रहा, ये वाला माइंडसेट था मेरा। क्योंकि मेरे को खुद पे पूरा विश्वास था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ के गया हूँ। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था यार कि क्वेश्चन छोड़ने, मैं फिर से कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं पूरे क्वेश्चंस बना के आया था। फिजिक्स में मैं खाली 25 क्वेश्चंस बना के आया हूँ, बस 25 बना के आया हूँ, ठीक है। सॉरी, 29 क्वेश्चंस बना के आया हूँ जिसमें से मेरे 26 क्वेश्चन सही है। तो मैटर करती है चीजें आपकी एक्यूरेसी पे। आप क्वेश्चन छोड़ना सीखो। उसके बाद यार मैं बाकी बच्चों की भी शक्लें देख रहा था कि बस मेरे को ही रोना आ रहा है या सबको रोना आ रहा है। तो सब वहां पे डिप्रेस्ड ही बैठे थे। तो वहां पे बस ये था कि आप कितना जल्दी बना सकते हो और कितने क्वेश्चंस बना सकते हो। पूरा पेपर सॉल्व करने का गेम नहीं था इस साल। तो जैसे आपने बताया कि पूरा पेपर सॉल्व करने के जो स्ट्रेटजीज थी नीट 2025 में, जेई एडवांस की लायक स्ट्रेटजी थी कि मतलब क्वेश्चंस को आपको छोड़ने हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को नहीं, जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, जो टाइम टेकिंग है। जो एक क्वेश्चन आया था एडवांस का ग्राफ वाला, बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, एडवांस का सेम कॉपी करके दिया था, वो भी सेम बहुत कॉपी। टाइम टेकिंग था। तो वो क्वेश्चन भी मैंने छोड़ने ट्राई आते किया थे। था। हाँ हाँ। मैंने वो ट्राई किया था पर वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं था कभी। तो उसको स्किप करा मैंने तो। तो ये स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो ये आपने हार्ड पेपर, तो आपने हार्ड पेपर का कब दिमाग में आया कि हाँ ये पेपर बहुत टफ है? पहले तो मैं बायो कर रहा था। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पीडब्ल्यू में जितने भी पेपर देता था, मैं जितने भी टेस्ट देता था, मैं पूरा पेपर 130 मिनट में सॉल्व कर लेता था, इवन विथ माय ओएमआर फिलिंग, ठीक है। 1.5 घंटे मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो जाता। बायो चाहे कितनी भी टफ है, पीडब्ल्यू में मैं 25 मिनट मैक्सिमम जाता था। मैं ओएमआर भी भर लेता था 25 मिनट में और मेरा पूरा पेपर भी हो जाता था बायो का। पर जब मैं नीट का पेपर दे रहा था मैंने देखा कि यार मेरा 1 घंटा खत्म हो चुका है और अभी मेरा ओएमआर बचा ही है। तो वहां पे मुझे रियलाइज हो चुका है कि यार पेपर मैं जितना सोच रहा हूँ उतना आसान तो नहीं है, ठीक है। फिर जब मैं केमिस्ट्री पे गया, उस केमिस्ट्री में क्वेश्चंस इजी थे पर इतने लेंथी क्वेश्चंस थे, इतने ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस थे कि इवन एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 मिनट लग रहा था। तो मेरा यही स्ट्रेटेजी रहता था कि एक बार पेपर सॉल्व कर लो कि जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उतने कर दो, देन सेकंड राउंड में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। मैं यही यहाँ पे अप्लाई कर रहा था पर ये स्ट्रेटेजी गलत साबित हो गई मेरी पेपर में। फिर मैंने क्या किया कि जल्दी से सारे क्वेश्चंस बनाने लग गया जितने मेरे को आते थे, क्योंकि छोड़ के बाद में आने वाला टाइम ही नहीं था यार। तो ये जो आपको ये प्लानिंग, फिर आपने फिजिक्स अटेम्प्ट की। जब फिजिक्स का स्टार्टिंग से अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज क्या थी, बीच में आने के बाद क्या हुआ वो बताइए, और क्या फीलिंग्स चल रही थी अंदर दिमाग में? फिजिक्स फिजिक्स तो मैं स्टार्ट कर जैसे नॉर्मल टेस्ट देता था, तो जब मेरा 1 घंटा कंप्लीट होता था तो मैं फिजिक्स पे आ जाता था और आधे घंटे में 45 मिनट में अपना फिजिक्स कंप्लीट कर लेता था। पर अब क्या हुआ, जब मैं मेन एग्जाम में था तो मेरे पास बचा ही था 1 घंटा, ठीक है। मेरे पास बस 1 घंटा बचा था, इवन 15 मिनट फिर मैंने सोचने में वेस्ट कर दिया। आप मान लो मेरे पास बस 45 मिनट्स बचे हैं और मेरे पास फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस बचे थे। तो वो बहुत ज्यादा पैनिक वाली कंडीशन थी। फिर वहां पे मैंने बस वो क्वेश्चंस करे जो मेरे से बन पा रहे थे और बाकी फिर मैंने स्किप करना स्टार्ट किया और मैं खुद को बस समझा रहा था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा ही लग रहा था कि मैं सिलेक्शन के बाहर हो चुका हूँ। मेरे जो सेंटर पे जो फिजिक्स के टीचर थे, इवन वो टीचर आए हुए थे मेरे सेंटर पे, ठीक है, मेरे से मिलने के लिए एग्जाम के बाद। मैं सर को बोल चुका था, सर मेरे से नहीं हो पाया, ठीक है,
आई यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय टीचर कि नहीं हो पाया मेरे से, ये क्या हो गया, क्या आ गया था, क्या हो गया। बट फिर चीजें फिर मेरे को 1-2 दिन के बाद समझ में आई कि नहीं, मैं जितना बना के आया हूँ वो सफिशिएंट है एक मेडिकल कॉलेज के लिए। जो आपका एक्सपेक्टेशन था पेपर देने के बाद और एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, और जो आपका मतलब जो आपने रेस्पॉन्स शीट देखी होगी और उसके बाद रिजल्ट देखा होगा, क्या डिफरेंस रहा? देखो, जब मैंने पेपर से आके अपना स्कोर को जोड़ा था तो इट वाज अप्रॉक्स 598, ठीक है। अब उस पे मेरे को नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस था, मान लो 15-20 दिन तो बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। फिर मेरे को टीचर्स कॉल करके समझा रहे थे कि ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर मैं भी वीडियोस वगैरह देखने लगा। तो मुझे पता चला कि 10,000 15,000 रैंक मेरी आ सकती है, ठीक है। बट जब रिजल्ट आया इट वाज मतलब वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि 2,000 रैंक आ रही है, ठीक है। अब मैं 10,000 का सोच के बैठा हूँ और मेरी रैंक 2,000 आ रही है, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वहां पे मैं बहुत खुश था अपने आप को लेके कि यार मैंने कर दिया, इस बार तो हो ही गया है। तो मतलब 2000 एक्सपेक्ट नहीं किया था? मतलब पेपर देने के बाद, पेपर देने से पहले तो आपने ये यार 1 तक का सोचा था, पेपर देने के बाद हाँ, पेपर देने के बाद। जो आपकी स्ट्रेटजी थी वो मुझे सबसे बढ़िया लगी, जो बच्चों को भी देना चाहिए कि जो आपने पढ़ लिया है, जो आप कर रहे हो ये यार 1 की तरह करो कि हाँ, अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं हो रहा है। ये स्ट्रेटजी अच्छी है जो भैया ने अडॉप्ट की। रिजल्ट आने के बाद पहला रिएक्शन क्या था? रिजल्ट आने के बाद पहली बात तो जब रिजल्ट आता है तो साइटें क्रैश होने लग जाती है, तो आई वाज शिवरिंग, ठीक है। मैं इवन फोन में पिन कोड भी नहीं डाल पा रहा था, रोल नंबर भी नहीं डाल पा रहा था, आई वाज शिवरिंग। तो पर जब रिजल्ट आया और जब वो ओपन हुआ ना तो वो रैंक देख के आई वाज सरप्राइज कि सही में मेरा है। मैंने उसको ट्वाइस थ्राइस चेक किया कि मेरा ही है ना, ये मेरा ही ना। वो उसके बाद यार वो फीलिंग्स ना हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब आप हार्ड वर्क करते हो और वो जब पे ऑफ होता है ना तो वो बहुत अच्छे से पे ऑफ होता है। तो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ड्रॉप ईयर की डिमोटिवेशन, दो ये ड्रॉप ईयर, तो ड्रॉप ईयर में सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन कब आई और रिजल्ट के बाद वो मोटिवेशन में कन्वर्ट हुआ होगा, तो डिमोटिवेशन कब थी? यार ड्रॉप ईयर में देखो, सेल्फ डाउट तो यार सबसे बड़ा डिमोटिवेशन होता है एज एन एस्पिरेंट। तो मेरा सेल्फ डाउट भी बढ़ गया था जब नीट पास आ गया था, बिकॉज लास्ट ईयर मेरे घर में शादी भी थी, ठीक है। तो आई वॉज इंगेज उन सब चीजों में भी, और मैं पढ़ाई भी थोड़ी कम कर दिया था क्योंकि कुछ दिक्कतें हो रही थी मेरे साथ। तो वहां पे मेरे पास ना बहुत डिप्रेसिंग हो गया था चीजें। बट आई हैव अ फ्रेंड, उसका नाम शिवम है, ठीक है। ही इज ऑल्सो फ्रॉम पीडब्ल्यू। तो ही इज द वन हु मोटिवेट मी, ठीक है। हु यूज टू इवन मान लो हम 2-2 घंटे फोन पे बात करते थे और वो बंदा मुझे बताता था, हम लोग डिस्कस करते थे कि आज पूरी क्लास की 11 2 घंटे पे हमने फोन पे बात करते करते खत्म कर दी। तो आप फ्रेंडशिप भी ऐसी रखो जो आपकी हेल्प करे ना, जो आपसे जले नहीं। तो शिवम ने मेरी बहुत हेल्प करी, उसने मुझे समझाया कि पढ़ाई ही सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड फिर यार डीमोटिवेशन से मोटिवेशन का स्टेज उसी ने मेरे को दिलवाया, और फाइनली आई एम हियर एंड ही आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एज वेल। ईयर में जो आसपास के लोग होते हैं, क्या वो भी डिमोटिवेशन का कारण होते हैं? हाँ, अब आसपास के लोग हर दिन पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो आई यूज टू सिट इन माई रूम फॉर होल डे। मैं किसी से नहीं मिलता था, इवन मेरे गली वालों को भी नहीं पता रहता था कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि अगल बगल के लोग ज्यादा ही डिमोटिवेटिंग होते हैं, ठीक है। ये सबके साथ है, ठीक है। इवन रिलेटिव्स हो गए, अगल बगल के लोग हो गए, ये सब आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो इस साल किसी को नहीं पता था कि मैं साल भर क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सबके लिए सरप्राइज था जब मेरा रिजल्ट आया, क्योंकि ना रिलेटिव्स को बताया था मैंने, ना किसी अपने फ्रेंड को बताया था, ना किसी किसी को भी नहीं पता था जो भी मेरे नोन में है कि मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ। 1-2 लोगों को पता था जो मेरी हेल्प करते थे, दैट्स इट। तो जब रिजल्ट आया तो इट वाज सरप्राइज फॉर एवरीवन। सब यही कहते तूने तो छोड़ दिया था, तूने तो छोड़ दिया था। ड्रॉप ईयर में जो बच्चे ड्रॉप ईयर में है, डिमोटिवेशन होता है, या फिर उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे जो ड्रॉप ईयर में है? क्योंकि उस समय सेल्फ डाउट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, फिर जो रहता है कि दोस्तों को कभी देख लिया व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, या फिर कैसे भी पता चल गया कि वो उसकी तो ग्रेजुएशन होने वाली है, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे उन्हें? यार उनके लिए ये एडवाइस है कि जो आप कर रहे हो ना, अगर मान लो कोई आपका दोस्त फार्मेसी करके ग्रेजुएट होने वाला है और आप अगर इस साल सिलेक्शन ले लेते हो,
तो उसकी पूरी डिग्री आपके सामने कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके सिलेक्शन से। तो आप ये समझो आप एक बहुत बड़ा माइलस्टोन के लिए काम कर रहे हो। तो आपको छोटे-छोटे जो खुशियाँ हैं, छोटे-छोटे जो गोल्स हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा तभी आप एक माइलस्टोन पे पहुँच पाओगे। तो हल्का-सा डिप्रेशन जब तक नहीं झेलोगे ना, हल्का-सा जब तक तुम्हें डर नहीं लगेगा, सेल्फ डाउट नहीं होगा, तब तक आप उस लेवल पे नहीं जा सकते हो जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो। ये सबको फेस करके ही आप एक बहुत अच्छा इंसान बन सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ अचीव कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से डरो मत, इन्हें फेस करो। जैसे कि भाई ने बोला, ये आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप इन्हें एज़ अ फ्रेंड्स लेके चलो, इससे चीज़ें सीखो, ठीक है? अपनी गलतियों से भी सीखो और फिर आगे बढ़ते रहो। जब आपका माइलस्टोन आपको हासिल हो जाएगा ना, तो आपके सारे दोस्त का ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं है आपके सामने। ये चीज़ ध्यान रखना। बायोलॉजी, बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में क्लास नोट्स और नोट्स जो होता है उसमें शॉर्ट नोट्स में कैसे डिफरेंस है? जैसे एक बच्चे का मेंटरशिप में डाउट आया था कि जो शॉर्ट नोट्स मैं बनाता हूँ या बनाती हूँ, तो वो पूरा ही लंबा बन जाता है या फिर मतलब ऐसा बोलो कि शॉर्ट नोट्स क्लास नोट्स के बराबर बन जाते हैं, तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करें? और बायोलॉजी में नोट्स कैसे बनाने चाहिए? देखो यार, ये जो शॉर्ट नोट्स का कांसेप्ट है, आई डोंट थिंक सो कि ये अब नीट में काम कर सकता है फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने देखा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी आया था इस साल क्वेश्चन में। हुँ, हुँ। तो वो एक ऐसा वर्ड है जो कि जहाँ पे सेल वाला यूनिट जब शुरू होता है, तो जहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है ना, वहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो वो तो इवन टीचर्स भी नहीं बताते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने हैं, आपको इवन क्लास नोट्स भी नहीं बनाने, आपको अलग से रजिस्टर बनाना ही नहीं है फॉर बायोलॉजी। आप क्लास ले सकते हो अगर आप चाहो। क्लास लेके जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप वो साइड में जो एक्स्ट्रा कॉलम होता है बायोलॉजी में, वहाँ ऐड ऑन करो। आप अपने रिसोर्सेज मत एक्सपेंड करो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बायोलॉजी की बुक को जितनी बार पढ़ोगे ना, आप जिस बंदे ने रिडक्शंस बायोलॉजी देखा वर्ड उसी को याद था। और मेरा बायो में थोड़ा-सा इस साल मैंने अपना तरीका बदला था। लास्ट ईयर तक आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, मैं अपने नोट्स पढ़ता था। इस साल मैं बस एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, बस एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, एनसीईआरटी के साइड में मैंने नोट डाउन किया है। इवन मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम प्रैक्टिस किए। मेरा मल्टीपल रिवीजन रहा है। तो मेरा ये मानना है, आप क्वेश्चन भले ही कम प्रैक्टिस करो, लिमिटेड करो, पर बायो में रिवाइज बहुत अच्छे से करो। और बस बायोलॉजी की एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना। बायो के साइड में जो नोट्स आप बनाते हो, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। हाँ, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर को ले लेते हैं। उसमें आपने वो वाला पेज खोला जहाँ पे पॉल एनरिच के बारे में लिखा हुआ है। अब पॉल एनरिच ने बताया कि जो इकोसिस्टम है, ठीक है? प्लेन को इकोसिस्टम मान लो, रिवेट्स को आप वो मान लो स्पीसीज मान लो, विंग्स के रिवेट्स को आप की स्पीसीज मान लो। आपको अब साइड में क्या लिखना है कि पॉल एनरिच, उसने रिवेट पोपर हाइपोथेसिस दी, 2 वर्ड हो गए। उसके बाद आपने लिखना है प्लेन, एक वो प्लेन जो है इकोसिस्टम है, ठीक है? स्पीसीज जो है वो हमारी रिवेट्स है, की स्पीसीज प्लेन के विंग्स हैं, विंग्स ऑफ रिवेट्स हैं। तो आपको बस इतना ही नोट डाउन करना है। अब आपको पूरा पैराग्राफ साइड में नहीं लिख देना है, क्योंकि वहाँ उतनी जगह ही नहीं है। आपको बस वहाँ से की पॉइंट उठा के लिख देने हैं। और अब आप जब रिवाइज कर रहे हो ना, और आपका वो पैराग्राफ खुलेगा, आपने देखा कि आपने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, वो आपको पूरा पैराग्राफ खुद ही समझ में आ जाएगा, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो आपका मल्टीपल रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। बच्चों का सबसे बड़ा नीट में डाउट रहता है फिजिक्स, और फिजिक्स में आपने बताया कि आपने पिछले अटेम्प्ट्स में 170 प्लस भी स्कोर किया, 170 टेस्ट में भी स्कोर करते थे इतने लगभग, और साथ में 29 क्वेश्चंस इन टफेस्ट पेपर नीट 2025। तो क्या स्ट्रेटजी थी फिजिक्स को लेके? देखो फिजिक्स को लेके यू हैव टू ग्राइंड योरसेल्फ, ठीक है? आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी फॉर फिजिक्स। मैंने बताया ना कि अगर आपको टीचर बोल रहे हैं कि आपको घर जाके 2 बार प्रैक्टिस करना है, तो आपको वो 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है? आपको अर्जुन बनना पड़ेगा यार, ठीक है? क्योंकि टीचर एक ही है ना? और उसके स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, पर सिलेक्शन कुछ ही का होना है। तो आपको अगर उनमें आना है, तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको अर्जुन की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर टीचर ने 1 बार बोला, आप 2 बार करो। आप प्रॉपर लेक्चर लो पहले, लेक्चर के क्वेश्चंस करो। जो लेक्चर में क्वेश्चंस करवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो पीवाईक्यू भी है, वो आ भी सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो उनको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, समझ में आया? उसके बाद पीवाईक्यू करो। अगर आप 11th-12th में हो, तो एच सी वर्मा आपको सॉल्व करनी ही करनी है। डीसी पांडे भी आप कर सकते हो, पर एस सी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप 11th और 12th में हो तो मेक श्योर करना कि आप उसे सॉल्व करो। जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ये रहता है कि वो क्वेश्चंस को देखते ही हैं, जैसे एग्जांपल्स को देखना, या फिर जो बच्चे से
क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होते फिजिक्स के, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो पहली बात तो देखने से चीजें नहीं बनती है, आपको स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको स्टेप क्या लेना है, आप पहली बात कलम उठाओ हाथ में। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, मान लो 5 लाइन का क्वेश्चन है, आपको गिवन लिखना आता होगा कि बॉडी का मास इतना है, बॉडी इतनी स्पीड से चल रही है, आपको निकालना क्या है, ये लिखना आता है आपको। ये लिखो। आप जब वो लिखोगे ना, और इवन आपको बस फॉर्मूला भी याद होगा। लेट सपोज वर्क का कोई क्वेश्चन दे रखा है, वर्क का फॉर्मूला होता है F.X। आपको फोर्स दे दी, आपको डिस्प्लेसमेंट दे दी। अब आप देख रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आ रहा। आपने जब उसका फॉर्मूला लिखा और आपने गिवन लिखा, आपको समझ में आ गया यार F.X ही तो करना है। तो पहला स्टेप तो लो। आप देखोगे तो चीजें नहीं बनेगी, आपको स्टेप लेना पड़ेगा यार। आप गिवन लिखोगे और आपको फॉर्मूला याद है, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे। बच्चों का डाउट रहता है कि भैया आपने तो 2 लाइन में कर दिया, तो उनका भी ये दिमाग में रहता है कि जब टेस्ट एनालिसिस भी करते हो, कि जल्दी क्वेश्चंस करना है, तो उस समय क्या, मतलब जैसे बच्चों का माइंड ये क्लियर नहीं रहता है कि अभी तो सीखना है, मतलब वो गलती कर रहे हैं तो ये दिमाग में रहता है कि उनके कि हमसे तो इतनी गलतियाँ हो रही है, हमें सीखने वाला अप्रोच छोड़ देते हैं, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो यार, जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते हो ना, तब तक आपको लर्निंग वाला एटीट्यूड नहीं छोड़ना है। इवन आपने जैसे अचीव कर लिया मैंने, ठीक है, यहाँ से भी मैं वही एटीट्यूड लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे एमबीबीएस में भी काफी ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपना एटीट्यूड फिक्स करो कि आपको चीजें सीखनी है। आप छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो यार। मुझे बच्चे कहते हैं कि भैया मेरा बेसिक मैथ वीक है। आप अपने छोटे भाई के साथ बैठो, छोटी बहन के साथ बैठो, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन खेल लो यार। 17 × 17 क्या होता है? आप नॉर्मल चीजें करो ना। ये नॉर्मल चीजें आपकी कैलकुलेशन को बहुत बूस्ट करेंगे यार। आप जब दिमाग में कैलकुलेशन करने लग जाओगे, अगर आप ये सारे गेम्स खेलते हो, आप फोन में गेम खेल रहे हो बीजीएमआई, उससे अच्छा आप कोई कैलकुलेशन वाला गेम खेलो। तो ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो कि आपको प्रिपरेशन के थ्रू लेने होते हैं, और यही स्टेप आपका बेसिक मैथ अच्छा करेंगे, ठीक है। आपके जो छोटे छोटे से डाउट है कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन बन गया तो कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लोगे। विद्यापीठ की क्या जर्नी रही, विद्यापीठ में क्या एक्सपीरियंस रहा? तो जैसे कि लास्ट ईयर मेरा 631 स्कोर था, तो फिर मेरे को पीडब्ल्यू ने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करा, ठीक है। एज सच मेरा कोई भी वो नहीं, मैंने सोचा हुआ था कि मुझे ऑफलाइन जाना है। पर जब मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर आया तो मैंने सोचा चले जाते हैं, क्या ही जा रहा है हमारा। फिर मैंने वहां पे गया तो यार ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस पता चला मुझे। ऑनलाइन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कंटेंट सेम है, ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, कंटेंट सेम है। पर जो टीचर का पर्सनल अटैचमेंट होता है ना आपके साथ, जो टीचर का पर्सनल सपोर्ट होता है आपके साथ, ठीक है। कि मैं जैसे कि मान लो मेरे को कभी डिप्रेशन हो रहा था, मेरे को याद है कि मेरा एक मॉक टेस्ट था और मेरा मन नहीं कर रहा था वो देने का। मैंने अपनी मैम को कॉल करा। अब वो कॉल मैं एमआर सर को तो नहीं कर सकता था, है ना। तो आपको एक पर्सनल अटैचमेंट, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा यार टीचर से। फिर मैम ने मुझे काफी चीजें समझाई, 1 घंटा बात भी करा। तो यार ये चीजें ऑफलाइन में ही मिल सकती हैं आपको। आप गए, आप टीचर के बगल में बैठे हो, टीचर से पर्सनली डाउट पूछ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन मिल सकती हैं। ऑल्दो अगर आप बहुत सिंसियर हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन बेस्ट है, आने जाने का टाइम बचेगा। तो यार विद्यापीठ बहुत ही अच्छा था, ठीक है। मैं साकेत विद्यापीठ से पढ़ा हूँ, कालू सराय। तो बहुत ही अच्छा था, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्टिव। रिजल्ट सेलिब्रेशन का क्या एक्सपीरियंस था? और वो जो एक रील है आपकी आयुषी मैम के साथ, उसके बारे में? यार तो बेसिकली अब मैं जब 11 में था ना, तब से मैं ये रिजल्ट सेलिब्रेशन देख रहा हूँ पीडब्ल्यू का, ठीक है। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कि मैं वहां पे जाऊं, सारे टीचर्स के साथ बैठूं, बात करूं, फोटो खिंचवाऊं, डांस करूं एंड ऑल। तो व्हेन आई वेंट देयर, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू, ठीक है। तो डांस करना, यार वो सब तो विद द फ्लो था, ठीक है। आप जब इतने खुश होते हो और आपने जब अचीवमेंट के बाद आपको ये सब मिलता है ना, तो ये सारी चीजें एंजॉय करनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी काफी बच्चे बोल रहे थे कि मतलब होते हैं ना कुछ लोग डिमोरलाइज करने आते हैं कि आप तो डॉक्टर बन चुके, अब आप रील क्यों बना रहे हो, ठीक है। एग्जाम निकल गया तो ज्ञान देने लग गए। भाई ज्ञान देने लग गए क्योंकि हमने कुछ अचीव किया है। हम आपको पर्सनली तो नहीं कह रहे कि तुम मेरे से ज्ञान लो, है ना। आप मत देखो मेरी वीडियोस, मेरे को पसंद है, ये मेरा मन है, ठीक है। मैंने चीजें सोच रखी है तो मैं तो करूंगा, बिकॉज आई लव टू टीच स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 1200 से ज्यादा फॉलोअर्स है।
काफ़ी बच्चे हैं, इवन मेरे को हर दिन कम से कम 50 डीएम्स आते हैं कि भैया आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने ग्रुप वगैरह भी बना रखे हैं, उसमें मेरे 150 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो यार मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, आई लव टू गाइड देम, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरे को भी कोई पर्सनली बताए। अब काफ़ी बच्चे होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते यार। इंस्टा के माध्यम से आप गाइड कर रहे हो बच्चों को, तो जो फीडबैक आते होंगे, पॉजिटिव भी आते होंगे, नेगेटिव भी कभी-कभी आते होंगे, तो उसे कैसे मैनेज करते हैं? देखो यार, इंस्टा पे तो अभी काफ़ी सही चल रहा है, ठीक है? मेरे 1500 प्लस हो चुके हैं फॉलोअर्स। तो मैं बेसिकली बच्चों को वहाँ पढ़ा भी रहा हूँ, कुछ टिप्स भी दे रहा हूँ। तो वो भी वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि आते हैं नेगेटिव बोलते हैं, वो तो आपके पास भी आते होंगे। तो उन लोग को इग्नोर कर देता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे से रेगुलर डाउट पूछते रहते हैं। मेरे पास हमेशा पेंडिंग 10-20 डीएम्स पड़े ही होते हैं, चाहे मैं कितने भी रिप्लाई दे दूँ। और मैंने अपने ग्रुप्स वगैरह भी बना रखे हैं, जहाँ पे बच्चों का बहुत अच्छा रिएक्शन है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जैसे ये गाइडेंस में सबसे पहले इंस्पायर कहाँ से हुआ कि मुझे गाइड करना है? जैसे मतलब कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, इंस्टा है, यूट्यूब है, यहाँ पे कोई भी आके गाइड कर सकता है। तो ये मतलब थॉट कैसे आया कि मैं भी एक गाइडेंस दे सकता हूँ? मैं जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं देखता था एक एप्रन बॉय नाम के शशि भैया हैं, ठीक है? तो उनका देखता था, तो वहां से मुझे लगता था यार कि मेरे को भी करना चाहिए, ठीक है? और मैं इवन सोचता रहता था कि अगर मुझे कोई भी डाउट आता था ना थ्रू द प्रिपरेशन, मैं उसे डायरी में नोट डाउन कर लेता था कि जब मेरा एग्जाम निकल जाएगा तो मैं बच्चों को ये इस वे में समझाऊंगा, जिस वे में मुझे समझना है, या फिर कोई मुझे बता नहीं पा रहा है। तो उस वे से मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैं कर सकता हूँ, और मैंने स्टार्ट किया है अभी। ऐसा लगता है कि हम प्रिपरेशन करने के बाद जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है समझाना, कि मुझे इसमें डिफ़िकल्टी आई थी, आपको इस पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि जैसे कि अभी मैं एग्ज़ाम क्लियर करके निकला हूँ, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें पता हैं रेदर देन जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे मैं फँसता था, कहाँ पे बच्चे फँसते हैं। तो मैं उन टॉपिक्स को, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन्स या फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बताते रहता हूँ। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है एनालाइज़ कैसे करें, ठीक है, रिवीज़न कैसे करें, तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं उन लोगों को गाइड करता रहता हूँ रेगुलर। जैसे कि प्रिपरेशन है नीट की, 2 साल की है, फिर बच्चे ड्रॉप भी लेते हैं। आपने थर्ड अटेम्प्ट में निकाला इसे। तो ये इस प्रिपरेशन जर्नी में पेरेंट्स का क्या रोल रहा? और आस-पास के जो फ्रेंड्स होते हैं, उसका क्या रोल रहा? यार बेसिकली फ्रेंड्स का भी रोल है, ठीक है? ऑब्वियसली देखो, हर चीज में ना सबका योगदान होता है, पर मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा जो भी मोटिवेशन है मेरा, या फिर जो भी सबसे बड़ा योगदान है, वो मेरे घर वालों का है, ठीक है? मेरे मम्मी पापा ने काफी स्ट्रगल कर रखा है यहाँ तक आने के लिए, ठीक है? और मेरी 5 बहनें हैं, मैं सिंगल ब्रदर हूँ। और मेरी बहनों ने भी काफी चीजें सेक्रीफाइस की हैं। वी हैव अ मेडिकल शॉप जहाँ पे मेरी दीदी बैठती है, ठीक है? और इंस्टेड ऑफ मी, मेरे को बैठना चाहिए, बट मेरी दीदी बैठती है वहाँ, संभालती है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने घर वालों के बारे में सोचता हूँ, और मेरे को बस ये है कि मेरे को घर वालों के लिए कुछ करना है, एंड आई हैव टू शो दैट कि किसी का भी योगदान जो है वेस्ट नहीं जाने दूंगा। एंड आई विल वर्क मोर हार्डर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली। जैसे बहुत बच्चे रहते हैं, उनका ये डाउट होता है कि फैमिली एक प्रकार की डिस्ट्रैक्शन ही है उनके लिए, कि लाइब्रेरी जाओ फैमिली। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ, फैमिली डिस्टर्ब कर रही है, कोई रिलेटिव आ गया वो डिस्टर्ब कर रहा है? एक्चुअली क्या होता है ना कि फैमिली में ना आपकी एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है? मेरे घर वालों को पता है कि मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो मैं घर वालों के सामने हूँ, ठीक है? आई यू ऑल्सो यूज टू गो ऑन माई शॉप, मैं अपनी दीदी की, अपने घर वालों की हेल्प करता रहता था। तो इन लोग को पता है कि ऑनेस्टी कहाँ है। जो बच्चे कहते हैं ना कि मेरे घर वाले मुझे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ब्रो यू हैव लैक ऑफ ऑनेस्टी विथ योर पेरेंट्स। आपने कुछ ऐसा किया होगा जो आपके पेरेंट्स अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहले आपको ऑनेस्टी मेंटेन करनी पड़ती है, और मेरे को नहीं लगता कि यार कहीं भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है मेरे को मेरे घर वालों के द्वारा। मैं लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ता था। दे ऑलवेज यूज टू मोटिवेट मी, एंड दे ऑलवेज यूज टू शो मी अ राइट पाथ, कि कुछ भी ऐसा ना करो जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। क्योंकि जो भी अब मैं आगे गेन कर रहा हूँ, वो मैं अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ। अगर आगे की चीजें मैं खराब कर दूंगा, ठीक है, जस्ट फॉर थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए, या फिर किसी भी इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए, तो फिर वो मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो सकता है। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें जो पेरेंट्स समझाते रहते हैं, मेरी बहनें मुझे समझाती रहती हैं, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया था कि मेरे को क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो टिल 9th क्लास आई यूज्ड टू गो अकेडमी, ठीक है? दिन भर मैं क्रिकेट खेलता था एंड ऑल।
बट मेरी दीदी ने एक दिन मेरे को समझाया दैट व्हाट माय पेरेंट्स वांट फ्रॉम मी, माय फादर वांट्स टू बी मी अ डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर बनूं। और काफी अच्छा दीदी ने वहां पे समझाया मुझे, तो वहां से मेरा लाइफ चेंज हुआ। एंड टिल क्लास 10 आई वाज जस्ट, मैं टॉप कर रहा हूँ अपनी स्कूल में, ठीक है। मैं अभी पीडब्ल्यू में जिस सेंटर पे था मैं वो टॉप कर चुका हूँ। मैंने एग्जाम में 2000 रैंक लाके अभी मैं वीएमएमसी में मेरा एडमिशन हो चुका है। तो काफी अच्छी गाइडेंस रही यार मेरे घर वालों के द्वारा, दैट्स व्हाई आई एम, ठीक है। अकेले तो मैं नहीं कर पाता ये सारी चीजें। तो ये जो भी मेरा सक्सेस है वो सब कुछ मेरी फैमिली की वजह से ही है। आपने जैसे थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो ड्रॉप लेने के टाइम जब मार्क्स नहीं आए, ड्रॉप लेना पड़ा, काउंसलिंग में अच्छी रैंक नहीं आ पाई एग्जाम में, तो क्या उस समय लगा कि ड्रॉप लेना वर्थ है या नहीं है, ऐसा मतलब डाउट रहते हैं? देखो, जब एज ए स्टूडेंट हमसे नहीं हो पाता ना, तो एक वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स ही हैं जो आपको समझा सकते हैं। अब मेरे साथ ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 560 580 स्कोर था, 568 अप्रोक्स। तो वहां पे ना मेरे घर वालों ने मुझे ये समझाया कि मैंने मेहनत तो काफी की है तो मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में 631 लाया। तो यहाँ पे तो सिस्टम खराब था, ठीक है, जो भी एनटीए का स्कैम एंड ऑल। तो पर मैंने ना सोच लिया था कि आई एम गोइंग टू लीव राइट नाउ, क्योंकि उसके बाद मेरे से पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। बट स्टिल मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि अब मैं बस एक कदम दूर हूँ, ठीक है। मैं एक कदम और लूंगा और मेरे को मेरी सक्सेस मिल जाएगी जो मैं चाहता था। तो वहां पे जो मेरे को समझाया वो सब मेरे पेरेंट्स ने समझाया, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यार इतनी मेहनत करने के बाद अगर तू स्टेप बैक लेता है तो काफी प्रॉब्लमेटिक है, मतलब फिर तू आगे क्या करेगा, है ना। मतलब मैंने कुछ सोच भी नहीं रखा था। बट वही है यार, अगर आपके साथ राइट गाइडेंस है ना तो आप कर लेते हो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस तभी आ पाएगा जब आप वापस कर पाओगे। जैसे आपने बताया कि 2024 वाले पेपर में आपके 631 आए, तो उस समय के बाद फिर प्रिपरेशन किया, तो बच्चों को ड्रॉप ईयर में ये रहता है ये तो मैंने पढ़ ही लिया है, तो उस समय कैसे मैनेज किया? क्योंकि उस समय लगता है कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, तो उसे कैसे मैनेज किया ड्रॉप ईयर में? देखो, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद एक तो अ, ऐसा लगता है कि सच में सब कुछ आता है मुझे, ठीक है, कुछ तो बचा ही नहीं, ठीक है। बट जब इस साल मेरे को पीडब्ल्यू ने फ्री ऑफर किया था तो मैं ऑफलाइन जाता था, वहां पे टेस्ट वगैरह देता था, और मेरा एआईआर बैच था तो वहां पे सारे बच्चे ही 620 630, ठीक है, इस लेवल के बच्चे थे। तो वहां पे ना, मतलब अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो ना तो आप समझ जाओ कि आप गलत रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने वहां पे जाके सीखी यार। काफी चीजें मेरे में डीप डाउन कमियां थी, जैसे एनसीईआरटी अच्छे से ना पढ़ना केमिस्ट्री की, ठीक है, अच्छे बार बार रिवाइज ना करना। वो चीज मैं उन्हीं लोग से सीख सकता हूँ जो मेरे लेवल पे या मेरे से ऊपर लेवल पे है। अगर मैं किसी ऐसे के साथ बैठूं जो कि काफी कम पढ़ के बैठा हुआ है तो मैं खुद को समझूंगा कि मुझे सब आता है। बट जब हम compete करते हैं ना अच्छे लेवल पे जाके, तो वहां पे समझ में आता है कि नहीं यार, अभी और पढ़ना है और पढ़ना है। तो वहां पे मोटिवेशन मेरा यही था कि यार मैं देखता था बच्चों के मेरे से ज्यादा स्कोर आ रहे हैं, या फिर मेरे किसी से कम आ रहे हैं, तो ये चीज काफी डिमोटिवेटिंग होती थी। तो वहां पे काफी मेहनत हुई। और आप बस उन लोग के साथ compete करो जिनका स्कोर आपके बराबर है या फिर आपसे ज्यादा आ रहा है, तभी इंप्रूवमेंट हो पाएगी। तो इस जर्नी में कोई फ्रेंड और मतलब जैसे रिलेटिव है कोई जो बहुत सपोर्ट किया हो? हाँ यार, बेसिकली रिलेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने किसी को बता नहीं रखा था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑल्दो सब अच्छे हैं, ठीक है, किसी के बारे में बुराई क्या ही करूँ। बट यू नो, रिलेटिव्स आर रिलेटिव्स, ठीक है, वो कभी फैमिली नहीं हो सकते। तो मैंने सब सब किसी को नहीं बताया था, एंड जस्ट मेरा रिजल्ट आया उसके बाद ही सबको पता चला है। बाकी मैं फ्रेंड्स की बात करूँ यार, तो है काफी फ्रेंड्स है, जैसे कि एक हर्ष है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, वो कहीं और रहती हैं, उन्होंने भी काफी सपोर्ट करा है, उन्होंने भी मेरे को काफी चीजें समझाई हैं। तो यार फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का, यही दो इन लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। और बाकी तो यार आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। टीचर का रोल कितना मैटर करता है? मतलब एक ऐसी जर्नी जहाँ पे डिमोटिवेशन रहता है, लंबा तैयारी करना है, 2 साल, 3 साल, उसमें टीचर का कितना रोल रहता है? देखो यार, टीचर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मान लो कि जैसे कि मैं इस साल ऑफलाइन गया था, तो टीचर्स के साथ जो कनेक्टिविटी होती है ना, काफी सारी चीजें आप पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनका फील्ड अलग है। उनको मैं क्या बताऊं कि मेरे से किसी का क्वेश्चन नहीं हो रहा,
ना वो मेरे पेरेंट्स समझेंगे, ना वो मेरे फ्रेंड्स समझेंगे, क्योंकि उन लोग का फील्ड अलग है। तो वो चीज़ हम टीचर से ही शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये डीप डाउन प्रॉब्लम आ रही है सर, मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मेरे ये मेंटल प्रेशर्स हो रहे हैं। क्योंकि यार कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि पढ़ाई में मेंटल प्रेशर किस बात का, ठीक है? बट वो एक स्टूडेंट को ही पता है कि वो कैसा लेवल का मेंटल प्रेशर होता है जब आपसे चीज़ें नहीं हो रही होती और आप अपना 100% दे रहे होते हो। तो वो चीज़ों को आपको टैकल आउट करने में आपके टीचर्स ही हेल्प करेंगे। तो आप अच्छे टीचर से पढ़ो, अच्छे टीचर से जुड़ो, वो चीज़ आपको काफ़ी अच्छी हेल्प करेगी। जैसे कि आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो क्या फीलिंग थी जब कॉलेज में गए? यार मतलब काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि अगर एम्स दिल्ली नहीं तो मेरे को सफदरजंग वीएमएमसी मिल जाए, और फाइनली ठीक है मेरे को वो चीज़ मिल चुकी है। तो जब वहाँ पे जा रहे थे ना, तो वो एक प्राउड वाला जो मोमेंट होता है, ठीक है? वो चीज़ अभी मैं बोल के नहीं बता पाऊँगा, बट दैट वाज़ अ ग्रेट मोमेंट। ऐसा लग रहा था वहाँ पे जाके कि यार मेहनत सफल होती है, ठीक है? अ, हमेशा आप जहाँ पे भी मेहनत कर रहे हो ना, अगर आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको कल रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो आप प्लीज़ हार्ड वर्क करना ना छोड़ें और कीप वर्किंग फॉर योर गोल, आपको एक दिन वो ज़रूर मिल जाएगा। वो वाली फीलिंग थी, और आई वाज़ क्वाइट वेरी हैप्पी उस टाइम पे, तो मैं तो बता ही नहीं सकता। जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें क्या मतलब किस पार्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? क्योंकि अभी बहुत बच्चे ये डिस्ट्रैक्ट है कि आगे का पेपर कैसा आएगा, ईज़ी आ जाएगा 24 की तरह, हार्ड आएगा 25 की तरह, तो कैसे प्रिपरेशन को शिफ्ट करना चाहिए अपने? देखो पहली बात तो यार पेपर ईज़ी और टफ कुछ नहीं होता, ठीक है? अब नीट का सिलेबस इतना बड़ा है, आप उस पेपर को ईज़ी तभी कह पाओगे अगर आपको सब कुछ याद है। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं 24 का पेपर ईज़ी था, ठीक है? तो यार वो ईज़ी इसलिए था, और वो कुछ ही बच्चों के लिए ईज़ी था जो कि पूरा पढ़ के गए हुए थे, ठीक है? अगर आपने आधा सिलेबस पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस को पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और पेपर टफ आए या फिर ईज़ी आए उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप पूरा पढ़ के गए हो ना, तो वहाँ पे जाके आप परफ़ॉर्म कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 चैप्टर कर लूँ, 1 चैप्टर छोड़ दूँ, तो उस 1 चैप्टर से भी वही नहीं सवाल आने जितने चैप्टर से आने, तो आपका सिलेक्शन रह जाएगा। पर नीट तो हमारा पूरा एक्यूरेसी का गेम है, और यहाँ पे आपको पूरा पढ़ के जाना होता है। आप लोगों को पहले पेपर समझना पड़ेगा, ठीक है? जेईई और नीट में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप इतना पढ़ के जाओ कि आप पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? पूरा पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बेसिक करो। अब बच्चों को लगता है ना यार कि टफ पेपर आ रहा है तो मैं जेईई एडवांस लगा लूँ क्या? भाई जेईई एडवांस लगाने से पहले आप बेसिक्स तो क्लियर करो, क्योंकि आपको टफ क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपके बेसिक के सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। क्योंकि टफ क्वेश्चन में क्या होगा, बेसिक बेसिक क्वेश्चन के ही पार्ट होते हैं, ठीक है? अब 3-4 बेसिक क्वेश्चन को अगर मैं मिला दूं और लैंग्वेज को घुमा दूं तो वो टफ बन जाता है। तो वो क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो बेसिक पे अच्छे से फोकस करो यार, ठीक है? और आराम आराम से लेवल बढ़ाओ, ये नहीं कि अचानक से आपने बेसिक किया नहीं एडवांस पे चले गए। तो बेसिक से आप एडवांस पे जाओ, पेपर अच्छा ही जाएगा। अगर ईज़ी या डिफ़िकल्ट आए वो तो मैटर ही नहीं करता। किस बुक जैसे फिजिक्स में बच्चों को बहुत डाउट रहता है, फिजिक्स को कैसे पढ़ने का बेस्ट वे क्या होना चाहिए? जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं और 2027 की? देखो 26-27 वालों को मैं यही कहूँगा कि अगर आपको फिज़िक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप किसी एक ऐसे टीचर को पकड़ो जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। आप उनके लेक्चर लो प्रॉपर, लेक्चर के नोट्स बनाओ। काफ़ी बच्चों का ये डाउट है कि मैं नोट्स लिखूँ ना लिखूँ? भाई लिखो ना। आपको करना ही क्या है, अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको दिन भर में बस पढ़ाई ही करना है और आपके बेसिक काम करने हैं। आपको सोशल मीडिया नहीं चलाना भाई। ये मत सोचो कि मैं सोशल मीडिया कब चलाऊंगा, खेलूंगा कब। वो सब सिलेक्शन के बाद हो जाएगा। अभी पढ़ना ही है आपको, तो नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद आप जो भी टीचर्स क्वेश्चन कराने घर जाके उन्हीं क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन हैं, वो पीवाईक्यू है, ठीक है? और वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आपने वो कर लिया, देन आप डीपीपी पे जाओगे। डीपीपी करने के बाद जब चैप्टर खत्म हो जाता है, तब आपको मॉड्यूल उठाना है। काफी बच्चे पहले ही मॉड्यूल उठा लेते हैं और उन लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे हैं। मॉड्यूल में मिक्स एंड मैच क्वेश्चन है, वो हर एक कंसेप्ट का मिला के आपको दिया हुआ है, तो आपको वो तभी बनेगा जब आपने पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए उस चैप्टर के। उसके बाद आपका मॉड्यूल हो गया, देन आप नीट के पीवाईक्यू करो, जेईई मेंस के पीवाईक्यू करो, और यही पैटर्न फॉलो करो। आप सीधा नीट के पीवाईक्यू पे चले जाओगे या फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यू पे चले जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। एक पैटर्न होता है पढ़ने का, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आराम से हो जाएगा। ये पूरी जेईई आपकी पूरी ये जर्नी में जो आपकी बोर्ड लेवल, नीट लेवल की रही, आपकी रैंक है 82 के लगभग, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन-सा आपने बिगेस्ट मिस्टेक किया है, जो दूसरों को नहीं करनी चाहिए?
यार देखो, बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि आप एनसीईआरटी पे कम फोकस करके कहीं और ज्यादा फोकस करने लग जाते हो, ठीक है। बायोलॉजी में आपको बस एनसीईआरटी ही पढ़नी है। मैंने भी काफी बार सोचा है कि मैं ये बुक कर लूं, वो बुक कर लूं, इवन मैंने करी भी है। बट फाइनली समझ में आता है कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी ही सब कुछ है, पूरे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में से मिल जाएंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सब कुछ। फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं, आपको किसी टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यार फिजिक्स थोड़ा अलग सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें किसी एक टीचर को फॉलो करो। और अगर टीचर बोल रहा है एक बार प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप 3 बार प्रैक्टिस करो। मेरी गलती होती थी कि एक बार बोला, मैं एक बार प्रैक्टिस कर लिया। नहीं, आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। अगर एक बार बोला जा रहा है 3 बार प्रैक्टिस करो, तो ये काफी चेंजेस मैंने इस साल किए थे, जो लास्ट टाइम मैंने नहीं कर पाया था। तो ये गलतियां वो लोग ना करें। तो क्या फाइनल कंक्लूजन देना चाहोगे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे फ्यूचर में सोच रहे हैं कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करना है, 9th 10th में है, तो उन्हें क्या फाइनल गाइडेंस देना चाहोगे? देखो, आप किसी भी क्लास में 11 12 या फिर आप ड्रॉप हो रहे हैं 9 10 में, आप अपने प्रेजेंट का सोचो। आप ये मत सोचो कि मुझे दिल्ली जाना है या फिर मुझे कहीं और जाना है। आप आज का दिन बेहतर बनाओगे तो आपका अगला दिन बेहतर ही होगा। तो आप अपनी क्लास पे फोकस करो। अगर आप 11th पे हो, तो आपका जो चैप्टर चल रहा है आपको बस उसी पे फोकस करना है, ठीक है। आप 12th में हो तो जो चल रहा है उस पर फोकस करो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए, सॉरी, बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिक्स के लिए टीचर को फॉलो करो। दैट्स इट। इतना करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये आपने सुना अवनीश भाई को, जिन्होंने लगभग ऑल इंडिया रैंक 2 के लाया और इंडिया के टॉप, वन ऑफ द टॉप एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अब मतलब जाने ही वाले हैं। और इनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं जो डाउट आपको रह गए होंगे, या फिर अपने डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए, और भी मोटिवेशन बच्चों के लिए जो 2026 में, 27 में या फिर ड्रॉप ईयर में है अभी बच्चे और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें गाइडेंस देने के लिए हमारे पॉडकास्ट में आए आप। आपको थैंक यू मुझे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं और बच्चों से जुड़ पाऊँ, ठीक है। आई एम ग्लैड कि मैं आपसे बात कर रहा था, काफी बच्चों को मैंने गाइड किया। एंड ऐसे ही हम लोग गाइड करते रहेंगे, ठीक है। बस बच्चों को एक चीज करनी है कि फॉलो करना है, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं वो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो आपको बस फॉलो करना है यार, ठीक है। आप भी काफी अच्छा करोगे लाइफ में जाके। बस प्रेजेंट की सोचो और अच्छे से वर्क करो। तो ऐसे ही रहिए, स्टे मोटिवेटेड रहिए, ऐसी नई वीडियो आती रहेगी। और यूपीएससी टॉपर और बहुत सारे एआर वंस आने वाले हैं हमारे चैनल पे। और एक बिगेस्ट अपडेट है आपके लिए कि अयुत सर पॉडकास्ट में जुड़ने वाले हैं, तो चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।